डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि रेवड़ी संस्कृति पर रोक लगाने के लिए खुद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, क्यों कर्नाटक में जो उन्होंने की थी घोषणाएं उन्हीं के विषय पर उन्होंने पलटवार किया और ऐसा क्यों कहा। तो सभी दलों को सीख लेनी चाहिए। सबसे पुराना दल कांग्रेस, सबसे पुराने इनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या कुछ घटना घटित हुई। कर्नाटक में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए तमाम ऐसी लोक लुभावनी घोषणाएं की थी जिन्हें पूरा करना कठिन था, क्योंकि जिन्हें पूरा करना कठिन ही नहीं इम्पॉसिबल भी था। राज्य की आर्थिक वित्तीय स्थिति ऐसा करने की अनुमति नहीं देती थी। इसके बाद भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इन लोक लुभावन घोषणाओं को अपनी गारंटी कहकर प्रचारित भी किया था। हालांकि इन गारंटियों को रेवड़ियों की संज्ञा देकर आलोचना भी की गई थी दूसरे दलों के द्वारा, लेकिन कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ा था। उस समय चुनाव जीतने के बाद उसने ऐसा दिखाया कि वह अपने वादे के अनुसार अपनी 5 गारंटियों को पूरा करने में समर्थ है, लेकिन अब इसमें उसे मुश्किल पेश आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि वो उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा संबंधी शक्ति योजना पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। इसका संज्ञान लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वे वही घोषणाएं करें जिनके लिए बजट को और उन्हें पूरा करना संभव हो। उन्होंने ये कहकर शिव कुमार को निशाने पर लिया कि कर्नाटक की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी 5 गारंटियां देने के मौके पर वे एक गारंटी से पीछे हटने की बात कर रहे हैं। खड़गे ने जिस तरह सार्वजनिक रूप से शिव कुमार को निशाने पर लिया, उससे कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। खड़गे के बयान पर शिव कुमार ने सफाई दी कि उन्होंने शक्ति योजना की समीक्षा की बात की थी, न कि उसे खत्म करने की। लेकिन खड़गे भी कर्नाटक से आते हैं, इसीलिए उनको हैरानी नहीं कि शिव कुमार को नापसंद करने के कारण उन्होंने निशाने पर लिया हो। ध्यान रहे कि खड़गे के बड़े बेटा है वो कर्नाटक सरकार में मंत्री है और शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। जो भी हो, 5 गारंटियों पर खड़गे और शिव कुमार के बयानों से भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। पीएम मोदी ने यह कहकर उन्हें निशाने पर लिया कि अब उसे ये एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल है। ज्ञात हो आपको ध्यान होगा कि वे पहले से ही रेवड़ी संस्कृति से बचने की बातें कहते चले आ रहे थे। इससे संदेह पैदा होता है कि कर्नाटक की शक्ति योजना को लेकर विवाद खड़ा हो जाने से कांग्रेस भविष्य में चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन घोषणाओं का सहारा नहीं लेगी। इसके आसार इसलिए नहीं है क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी लोक लुभावन घोषणाओं को खटाखट पूरा करने पर जोर देते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की लोक लुभावन घोषणाओं को खटाखट यानी आनन फानन पूरा करने का भरोसा दिया था, क्योंकि वह खुद रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने लोक लुभावन घोषणाएं की थी। उसे ये 5 के बजाय 10 गारंटियां दी थी। ये बात और है कि 2 वर्ष बाद भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार 10 में से 5 गारंटियां ही पूरी कर सकी। इन्हें पूरा करने में भी उन्हें कठिनाई आ रही है और इसके चलते कर्मचारियों को समय पर वेतन देना मुश्किल हो रहा है। हैरानी नहीं है कि सबसे बेपरवाह कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को लुभाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने रेवड़ी संस्कृति का फिर से सहारा लेना शुरू कर दिया है। आज देश में कुछ ही राज्य हैं जो आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में हैं। समस्या यह है कि उनके साथ साथ कमजोर आर्थिक स्थिति वाले राज्य भी लोक लुभावन घोषणाएं करते रहते हैं। स्थिति यह है कि जो राजनीतिक दल दूसरे दलों की लोक लुभावन घोषणाओं की आलोचना करते हैं, वे भी चुनाव जीतने के लिए वैसे ही घोषणाएं कर देते हैं और करते रहते हैं। ये ठीक है कि आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों को लोक लुभावन घोषणाएं करने और उन्हें पूरा करने में आसानी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खुद को आर्थिक रूप से बेहतर कर रहे हैं। और सच तो ये है कि वे भी अपनी आर्थिक सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और साथ ही अन्य राज्यों में रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं।
आज तो कुछ राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति के सहारे ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। वे रेवड़ी संस्कृति का बचाव भी करते हैं और किसी से छिपा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी किस तरह मुफ्त बिजली पानी देने का वादा करके अपनी राजनीति करती है। दिल्ली कम आबादी वाला राज्य है, उनकी आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है, लेकिन यदि दिल्ली मॉडल अन्य राज्यों में अपनाया जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, उनका बेड़ा गर्क हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोक लुभावन घोषणाएं चुनाव जिताने में सहायक साबित जरूर होती है, लेकिन क्या वे प्रदेश और देश को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है? ये एक प्रश्न चिन्ह है जिस पर सार्थक बहस होनी चाहिए, क्योंकि यदि लोक लुभावन घोषणाओं के कारण एक के बाद एक राज्यों में आर्थिक हालात खराब होते जाते हैं, फिर भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाएगा? वो संभव नहीं होगा। ये समझा जाना चाहिए कि आर्थिक नियमों की अनदेखी करके मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाली लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने की कीमत अंत में जनता को ही भुगतनी पड़ती है। कई बार तो जनता के उस वर्ग को भी जिनके लिए भी लोक लुभावन घोषणाएं की जाती है। यदि आम लोगों को ये बात समझ आए तो राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति अपनाने से परहेज कर सकते हैं। विडंबना ये है कि लोग लोक लुभावन घोषणाओं के दुष्परिणाम समझने से इनकार कर रहे हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि प्रलोभन में आकर वे अपने वोट की अहमियत को खो देते हैं। वोट की अहमियत को वो समझते ही नहीं हैं। अभी अपने देश में ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ भारत में कि दलों की लोक लुभावन घोषणाओं का आर्थिक दृष्टि से आकलन किया जा सके। इसके विपरीत कई विकसित देशों में ऐसा तंत्र बन चुका है और इसी कारण से वहाँ राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति चाहकर भी नहीं अपना सकते, क्योंकि मीडिया, थिंक टैंक, वित्तीय संस्थान आदि लोक लुभावन घोषणाओं को कठोर समीक्षा करते हैं उनकी, और भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक चुनाव आयोग को अपने लेवल पर राजनीतिक दलों को अनाप शनाप लोक लुभावन घोषणाएं करने से रोकने का अधिकार मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो रेवड़ी संस्कृति और ज़्यादा फलती फूलती जाएगी। इससे न केवल अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी बल्कि लोकतंत्र भी हमारा बंटाढार होगा। लोकतंत्र की अहमियत भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। भारत में लोक लुभावन घोषणाओं का दौर कोई अभी 21वीं सदी में शुरू नहीं हुआ है, ये पहले भी होता था। पहले की जब शुरुआत भारत में लोकतंत्र थी जब भी हुआ करता था, लेकिन अब कंपटीशन चल गया है। एक दल अगर एक चीज़ देने की बात कहता तो दूसरा दल 2 का ऑफर देता है। कहते हैं ना, एक से साथ एक फ्री वाली बात जो होती है शॉपिंग के समय, वही अब एक के साथ एक फ्री और नई घोषणाएं होती है। क्या आम जनता जिनका टैक्स दिया जाता है, क्या आम जनता जो अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हम इनको वोट देते हैं, क्या वो समझ नहीं पा रही? तो यहाँ पे मैं नेताओं की कोई गलती नहीं समझती। चलो भाई, उनका काम है राजनीति करना, वो अपने मत प्राप्त करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पक्ष भी करेगा, विपक्ष भी करेगा, ठीक है। जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कमज़ोर वर्ग को, वो उसका फ़ायदा पाने के लिए प्रयास करते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जो देश का नागरिक है, जो नौकरी पेशे वाला वर्ग है, जो अपना टैक्स भरता है, वो कम से कम आवाज़ उठाए कि उनके द्वारा टैक्स के दिए हुए पैसे इस तरीके से लोक लुभावन घोषणाएं रेवड़ी संस्कृति में बर्बाद ना किया जाए। उन पैसों को देश के विकास के लिए, देश को विकसित करने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा एजुकेशन और अच्छी सड़क के लिए उन पैसों को खर्च किया जाए। क्या हम लोगों को फ्री का दे देकर क्या हम उनको कामचोर बना रहे हैं? क्या मुफ्त में खाने की उनको आदत डाल रहे हैं? हमें देना है तो लोगों को काम देना चाहिए, ना कि रेवड़ी संस्कृति की तरह लोकतंत्र को आप क्या करें, एक तरह से पर्यायवाची बना ले कि लोकतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र में हमें देने का अधिकार है। इस पर सिर्फ वही लोग प्रतिबंध लगा सकते हैं जो लोग वोट देते हैं। वो अपने वोट की वैल्यू को कम ना करें। अगर आप रेवड़ी संस्कृति को देखते हुए वोट देते हैं तो आपके वोट का कोई महत्व नहीं रहता। तो सोच समझ के देश के हित में वोट किया जाए।
जो सरकारें वादे करती है तो वो वादे ऐसे होना चाहिए कि हम उनको वो लोग पूरे कर पाए, चाहे आर्थिक दृष्टि को देखते हुए, चाहे वो संभव है। वो इस पर सिर्फ मतदाताओं को विचार करना है या फिर चुनाव आयोग उस पर क्या करे, विचार करे। अगर हमें अच्छा लोकतंत्र बनाना है तो रेवड़ी संस्कृति से हमें मुक्ति पाना होगा और लोगों को हमें देश के हित में वोट देने के लिए प्रेरित करना होगा। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खड़गे साहब ने इस आवाज़ को उठाई तो